Hello everyone. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करें अभी या अभी वेट करें? Yes, sir. मुझे लग रहा है कि जो आएगा वो बीच में ऐड कर लेगा, ऐड हो जाएगा। Excuse me, अभी Yes, रगन sir. आने के लिए बोल रही थी। कौन? अच्छा, रमन पद। ओके सर, ओके कोई नहीं, अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, वो कैरी बीच में ऐड हो जाएंगे वो। ये अपना जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रोफेशन है, इसकी हमारी 5th क्लास है। तो इसमें जो हमने लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिकल देखे थे, तो उसमें स्टूडेंट से डिमांड हुई थी कि आप प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाते। तो चलो इस बार हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो अभी फाइल शेयर करते हैं। ये स्लाइड विजिबल है सबको? Yes, sir. ये देखिए, हमने जो प्रैक्टिकल किया था लास्ट क्लास में, सेक्शन 32 का किया था, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल थे वो हमने देख लिए थे। आज हम जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। जैसे सेक्शन 40A2, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है 40A2, उसमें ये है कि रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी को अगर हम पेमेंट करते हैं, अब रिलेटेड पार्टी क्या है, रिलेटेड पर्सन क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो उसको जो भी हम पेमेंट करेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल है अभी देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 30, 31, 36, 37 ये सारा कवर करेंगे आज। ये देखिए जो सेक्शन 40A2 है, ये एक सेकंड रुकिए। ये जो सेक्शन 40A2 है, ये रिलेट करता है रिलेटेड पर्सन से। मतलब रिलेटेड पर्सन को अगर हम कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या रूल्स अप्लीकेबल हैं। अब देखिए, इसमें देखिए कि इन केस ऑफ ए इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल उसमें अगर ये पेमेंट करता है, द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स, मतलब कि रिलेटिव में क्या क्या डेफिनेशन इंक्लूड है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको हम कब रिलेटेड पर्सन बोलेंगे। तो इंडिविजुअल अगर है तो उसमें मान लो हस्बैंड है या वाइफ है या ब्रदर, सिस्टर और एनी लिनरल एसेंडेंट और डिसेंडेंट। ठीक है, वो तो इंडिविजुअल के केस में आ गया कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसको रिलेटेड पर्सन कब बोलेंगे। अगर उसका हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मतलब ब्रदर से अगर कोई परचेज करता है या वाइफ से अगर परचेज करता है या फादर से परचेज करता है, मतलब कि जो एक्चुअल जो उसका जो रिलेटिव्स है उससे अगर परचेज और सेल करता है, उस पर सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। और इन केस ऑफ कंपनी, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एचयूएफ, अगर कोई एचयूएफ है या कोई कंपनी है या कोई फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उस वाले केस में उसका रिलेटिव क्या होगा या रिलेटेड पर्सन क्या होगा। उसमें हम बोल सकते हैं उसका, मान लो कोई डायरेक्टर हो गया, कोई कंपनी है तो उसका डायरेक्टर हो गया, या फिर पार्टनर हो गया, मतलब पार्टनर के साथ अगर वो डीलिंग करता है, ठीक है, या फिर ये कोई मेंबर ऑफ एसोसिएशन और फैमिली, मतलब कि डायरेक्टर और पार्टनर का अगर कोई मेंबर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 1 सेकेंड। तो हमने ये देख लिया कि 40A2 में अगर इंडिविजुअल है तो उसमें अगर वो हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फादर, इनसे अगर डीलिंग करता है तो वो रिलेटेड पर्सन के साथ डीलिंग मानी जाएगी और सेक्शन 40A2 अप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर कंपनी है तो कंपनी केस में डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो गया, अगर फर्म है तो उस वाले केस में ये अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, या फिर कोई इंडिविजुअल है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर उसका कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उस फर्म में, मतलब कि मोर देन उसके इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हो। अब कितने माने जाएंगे, अगर मोर देन 20%, अगर उसकी 20% होल्डिंग है, इक्विटी शेयर की होल्डिंग है, तो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा।
या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट में, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में अगर मोर देन 20% अगर उसकी पार्टनरशिप है तो वो रिलेटेड पर्सन माना जाएगा या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा उसका। और भी कुछ रिलेटेड सेक्शंस हैं, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि रिलेटिव के साथ जो भी अगर डीलिंग करेगा तो उसमें सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा, और उसमें फेयर मार्केट वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए अगर उसने परचेज किया किसी से, ठीक है, अगर मान लो उसने अपने फादर से परचेज किया है, कोई भी मशीन परचेज किया है और वो 1 लाख की परचेज किया है, और उसकी मार्केट वैल्यू ओनली वो 10,000 ही है, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी 10,000 ही है, और वो 1 लाख की परचेज किया है, ठीक है, तो ज़्यादा परचेज किया क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखाना चाहता है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है कि उसका एक फर्म है, उसका ओपनिंग स्टॉक है 84,000 और सेल्स है, आपको मेन तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके प्रॉफिट पे। इसका प्रॉफिट देखिए 7 लाख है। इसका प्रॉफिट है 7 लाख। अब इसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर और इनकम है, सेल्स है इसकी, इसकी सेल्स हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, स्टाफ को उसने सैलरी पे किया है, और रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए उसने रेंट पे किया है। उसके बाद रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पेड टू हिज ब्रदर, ठीक है, ब्रदर को उसने रेंट पे किया है, और कुछ अदर एक्सपेंडिचर है उसके, और लास्ट में उसका हो गया प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इसका जो क्वेश्चन हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमको सबसे पहले देख लेना है। तो नेट प्रॉफिट इसका हो रहा है 700,848, तो हमको यहाँ इसको नोट कर लेना है। इसका नेट प्रॉफिट है 700,848, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। उसके बाद नो देखिए इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये जो अदर एक्सपेंडिचर है, ये जो अदर एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर कहाँ है इसका, ये वाला, ये वाला जो अदर एक्सपेंडिचर है 70,304, इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है 304 ऑन अकाउंट ऑफ वेल्थ टैक्स पेड फॉर द ईयर, मतलब कि वेल्थ टैक्स इसने पे किया है। तो हमने सेक्शंस में देखा था कि वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स जो भी पे करेगा उसका डिडक्शन अलाउ नहीं है, उसका डिडक्शन अलाउ नहीं मिलेगा इसको, मतलब वो इनकम में से कम नहीं कर सकता है। तो 304 रुपये इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वेल्थ टैक्स पेड 304 रुपये, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो मतलब कि प्रॉफिट में फिर से ऐड कर देगा। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन दे रखा है तो इसका मतलब इसने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पहले से कैलकुलेट कर रखा है डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन इसने जो कैलकुलेट कर रखा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है, मीन्स कि सेक्शन 32 के हिसाब से है, और वो है 50,252। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएशन इसमें डेबिट हो रहा है, ये जो भी डेप्रिसिएशन है ये एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है, तो इसको पहले हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर P&L अकाउंट कितना है 84,252, 84,252, ठीक है। और उसके बाद न्यू डेप्रिसिएशन है वो हम लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो कितना है
वो है 50 to 52, 50 to 52। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। उसके बाद नो देखिए, सर। द फेयर रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग इज ₹1,52,000। एक फेयर रेंट पे किया है उसने, मतलब यहाँ पर जो उसने रेंट पे किया था, ये जो ऑफिस बिल्डिंग का जो रेंट पे किया था ब्रदर को, तो ब्रदर को पे किया है, इसका मतलब रिलेटेड पर्सन हो गए। ठीक है, इसका मतलब सेक्शंस हमारा ये वाला अप्लीकेबल हो गया, 40A2 वाला सेक्शन अप्लीकेबल हो गया। तो इसमें जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, ये देखिए, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,52,000 है। तो इट मीन्स ये हमको रिवर्स करना पड़ेगा। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग जो उसने ब्रदर को पे किया है 1,84,000 हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर देते हैं इसको, रेंट पेड टू ब्रदर कितना है, 184। ठीक है, और हम रियल रेंट जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम कम करेंगे। तो रेंट पेड, या आप इन दोनों का डिफरेंस भी कर सकते हो। मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग ये इसमें आइटम में, जैसे सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो इसमें ओनली डिफरेंस की कैलकुलेशन की गई है। मैंने आपको समझाने के लिए पहले इसको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आ रहा है आइटम, उसको मैंने पहले ऐड कर दिया है, और उसके बाद एक्चुअल में क्या कम होना चाहिए, इनकम में से क्या कम होना चाहिए वो मैं लेस कर रहा हूँ। तो रेंट पेड फेयर फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,52,000। 1,52,000 इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब आप और चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन सा है जो डिडक्शन अलाउ नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स का डिडक्शन अलाउ है, डिप्रिसिएशन का हमने चेंज कर दिया है, सैलरी, पर्पस वाला। है जी, सर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो रेंट दिया है हाउस का। रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज। चलिए इस पे आएंगे भी। सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी को स्टाफ है, स्टाफ को उसने सैलरी पे किया है, ये भी ओके है, ये हमने चेंज कर दिया है। अदर एक्सपेंडिचर में से जो हमने कम किया है वो टिक कर लिया है। अब देखिए, रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, इसका मतलब ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं हुआ है। ये जो रेंट पे किया है ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं हुआ है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हुआ है। तो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए इसका मतलब पर्सनल यूज है। तो पर्सनल यूज का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। रेंट पेड, यह पर्सनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 1,20,000। उसके बाद हमारा एक न्यू प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब देखिए, हमने क्या क्या इसमें कंसिडर कर लिया है। नेट प्रॉफिट हमने कंसिडर कर लिया है 7,08,408, ये हमारा कंसिडर हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 84,252, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग से कैलकुलेशन होगी इसकी, तो ये हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भी हमने रिवर्स कर दिया, और जो न्यू डेप्रिसिएशन है वो हमने लेस कर दिया। न्यू डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ था, पहले से हमको दे रखा है। उसके बाद वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स हमने कम कर दिया, क्योंकि वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स है इसका डिडक्शन नहीं मिलता है हमें। उसके बाद रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पेड टू हिज ब्रदर, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ऊपर उसने रेंट दिया है, तो 32,000 उसने ऊपर रेंट दिया है, तो वो हमको ऐड करना है वापस। तो अब देखिए, ये वाला जो आइटम है
और ये वाला जो आइटम है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 32,000 होगा और वो ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने अलग अलग दिखा दिया है, उसने नेट कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो हमारा ये वाला आइटम भी हो गया। उसके बाद रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, तो पर्सनल यूज के लिए जो भी था वो भी आ गया इसमें। उसके बाद डेप्रिसिएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ 32, सेक्शन 32 के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो इसने पहले ही हमने कम कर दिया था। तो हमारा जो बिजनेस इनकम अब कितनी आ गई है, 887,152, 887,152। ठीक है, अब देखिए पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, 7,08,42,848। और अब देखो बढ़ गया प्रॉफिट। इसका मतलब हमने गलती कर रखी थी कहीं, हम ये चाह रहे थे कि हमारी इनकम है, मतलब जो प्रॉफिट है उसमें हम कम टैक्स देंगे, हमने गलत कैलकुलेशन कर रखी थी। तो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से ये राइट कैलकुलेशन हो गई। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नहीं सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर, कोई डाउट तो नहीं। नहीं, जैसे मैंने पहले सॉल्यूशन के हिसाब से बताता था, मतलब जो सॉल्यूशन रहता था, अब मैंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, तो कौन सा बेटर है? या इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया, या वही बहुत था? क्या लगता है आपको? या कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, या उसमें भी समझ में नहीं आता था, इसमें भी नहीं, समझ में नहीं इजिली ये आया? भी समझ आता है, वो भी समझ आ रहा था इजिली, और ये भी आ रहा है। ये थोड़ा डीपली समझ आ रहा है ना इस हिसाब से अच्छा, कि ये कब थोड़ा कौन सा मतलब पॉइंट कि, एडिट हो रहा है, कब कौन सा पॉइंट क्या हो रहा है। तो मतलब यही है, अगर मेथड चलने दे आगे, इसी मेथड को चलने दें क्या? हाँ सर, सही रहेगा। एक बार और सब सबसे सही वैसे, क्या हो गया? क्योंकि इजिली समझ आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा एडिट हो रहा है, कहाँ मतलब क्लियरिफिकेशन ना इजिली हो रही है इसमें। चलिए फिर इसी हिसाब से चलते हैं आगे। हाँ जी सर, ओके। अब देखिए हमारा सेकंड वाला भी हो गया है, जो रिलेटेड पर्सन वाला ना, रिलेटेड पर्सन वाला, ये भी हमारा हो गया है। अब हमारा, अभी हम आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। अगर डिडक्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 30, मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर जो भी हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होगा, उससे रिलेटेड क्या रूल है। हमारा नेक्स्ट आता है ये वाला सेक्शन 30, ये सेक्शन 30 आएगा हमारा नेक्स्ट। इसमें एक्सपेंडिचर और रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई भी हमारा रिपेयर का खर्चा है, तो इसके लिए हमको कब डिडक्शन मिलेगा। अब देखिए इसमें रूल क्या है, इसमें मिलेगा कैपिटल रिपेयर का नहीं मिलेगा। हमारा जो कैपिटल रिपेयर से रिलेटेड है, इसका कोई भी डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका डिडक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसको हम फिक्स असेट्स में ऐड कर देते हैं, और उसका डेप्रिसिएशन हम क्लेम करते हैं। ओनली बस करंट रिपेयर बोल सकते हैं, या फिर रेवेन्यू रिपेयर बोल सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, अगर कोई हमने लैंड रेवेन्यू पे किया है, उसको जैसे म्यूनसिपल टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो म्यूनसिपल टैक्स अगर हमने पे किया है, तो इसका डिडक्शन हमको तभी मिलेगा जब हमने पेमेंट कर दिया है। अगर हमने रियल में पेमेंट कर दिया है, अगर हमने पेमेंट नहीं किया है, तब इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। या फिर हमने इनकम टैक्स की रिटर्न जब फाइल किए उसके बाद भी अगर हमने पे नहीं किया है, तब हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। देखिए
देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक फिर से देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें वही सेम सेम है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टाफ को सैलरी पे की है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसकी रिपेयर करने में उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मतलब हैवी एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स ऑफ द फैक्ट्री, म्यूनसिपल टैक्स उसने पे किया। रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग पेड टू हिज ब्रदर, ब्रदर को फिर से रेंट की बिल्डिंग मतलब रेंट पे किया। अदर एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है, अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रखी है। अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ₹304, तो सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट उठा लेना है। सॉरी, तो नेट प्रॉफिट 700,848, तो हमने पहले ही निकाला था इसका 700,848, हमने पहले नेट प्रॉफिट ले लिया था इसका। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ₹304, ₹304 अदर एक्सपेंडिचर पहले से इंक्लूड है, ये भी हमारा हो गया था, मतलब ये भी हमने ऐड कर लिया है। 1 सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट था डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग कंपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32। सेक्शन 32 के हिसाब से हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 52 था, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 52। और जो डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 84,252, वो हमने ऐड कर दिया था, वो हमने वापस ऐड कर दिया था। तो इसका मतलब हम जो रियल इफेक्ट ले रहे हैं, जो हमने जो रियल इफेक्ट लिया है इसका, इस डेप्रिसिएशन का लिया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट का। उसके बाद फेयर मार्केट जो फेयर रेंट है वो हमने 152 पे किया है, वो भी हमने कंसिडर कर लिया था कि हमने 152 कंसिडर कर लिया, और जो उसमें जो आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा था वो हमने रिवर्स कर दिया था। अब देखिए एक न्यू आइटम इसमें आ गया, आउट ऑफ म्यूनसिपल टैक्स। ये जो म्यूनसिपल टैक्स जो पे किया है, कौन सा, ये म्यूनसिपल टैक्स फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया है 60,000। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स जो पे किया है 60,000, उसमें से 45,000 वाज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो इसमें ये रूल था कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले अगर हमने जो भी म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा, और अगर नहीं किया है तो जब करेंगे तब डिडक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब 45,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 15,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो म्यूनसिपल टैक्स है वो एक बार पूरा पूरा रिवर्स कर देंगे, और जो रियल डिडक्शन है वो हम ले लेंगे। तो म्यूनसिपल टैक्स कितना पे किया है 60,000, म्यूनसिपल टैक्स जो हमने पे किया है 60,000, ये हमने रिवर्स कर दिया, और रियल में डिडक्शन हमको कितने की लेनी है 45,000 की लेनी है, तो हमको जो डिडक्शन लेनी है 45,000 की। म्यूनसिपल टैक्स पेड, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक उसने 45,000 का ही पेमेंट किया था, तो रियल डिडक्शन हमने ये ले लिया और ये हमने रिवर्स कर दिया है। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है रिपेयर का, बिल्डिंग पे रिपेयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा हमें, और ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स असेट्स में जाके ऐड होगा और उसका डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं। तो हमारा जो 1,20,000 था वो हमने पहले रेंट पे किया था पर्सनल यूज के लिए, तब कम हो गया था। अब इसकी जगह हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
इसको हमको रिवर्स कर देते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 1,20,000 हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवर्स हो गया है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक परचेज डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, सैलरी हमारा डिडक्शन मिल जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रिवर्स कर दिया, म्यूनसिपल टैक्स का हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, रेंट ऑफिस बिल्डिंग पेड टू हिज ब्रदर ये वाला पहले से ही हो गया था, और अदर एक्सपेंडिचर में हमने 304 रुपये रिवर्स कर दिए थे। तो हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए अब नेट प्रॉफिट 7,00848 था, 7,00848, उसमें से डेप्रिसिएशन डेबिट, अब डेप्रिसिएशन हमने डेबिट कर दिया 84,252, 84,252 पहले से ही हो गया था। उसके बाद वेल्थ टैक्स भी पहले से हो गया था, रेंट ऑफिस बिल्डिंग पेड टू हिज ब्रदर ये भी पहले से हो रखा था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नया आ गया, पहले रेंट पेड था ये पर्सनल यूज के लिए, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया 1,20,000, तो ये 1,20,000 भी इसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स हमारा रिवर्स हो जाएगा 15,000, तो हमने इसको इंडिविजुअल दिखा दिया है, इन दोनों का डिफरेंस है वो 15,000 आएगा, ये इंडिविजुअल हमने दिखा दिया। तो हमारा तो बिजनेस इनकम जो न्यू आ जाएगी, डेप्रिसिएशन का हमने पहले से कर लिया था, तो न्यू बिजनेस इनकम हमारी आ जाएगी 902,152। अब हमारी आ गई 902,152। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। और किसी को डाउट है? सर म्युनिसिपल टैक्स वाला एक बारी बता दीजिए। म्यूनसिपल टैक्स का जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रखा था वो कर रखा था 60,000, ठीक है। बट देखिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कि 60,000 में से 45,000 है वो म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया था उसने, वो पहले अक्रूवल बेस पे उसने मतलब कि पेमेंट नहीं किया था, बट उसने जो प्रोविजन कर लिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट उसने जब एक्चुअल में पेमेंट किया वो 45,000 का ही पेमेंट किया। वो कब? तो जो 15,000 है वो नेक्स्ट ईयर, हाँ जब पेमेंट करेगा तो नेक्स्ट ईयर में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो इस साल में उसको 45,000 का ही मिलेगा, तो उसने 60,000 रिवर्स कर दिए, तो 45,000 वापस लेस कर दिए, या फिर इन दोनों का नेट इफेक्ट भी वो ले सकता है, मैंने समझाने के लिए इसको अलग अलग कर दिया। ओके सर। कोई डाउट हो तो बताइए। तो हमारा रिपेयर बिल्डिंग एंड म्यूनसिपल टैक्स से रिलेटेड हो गया है। अब देखेंगे हम सेक्शन 31, यह रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी एंड प्लांट एंड फर्नीचर, मतलब प्लांट फर्नीचर और मशीनरी पे जो भी अगर कोई खर्चा होगा तो उसमें भी लगभग सेम ही रूल है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका फिक्स असेट्स में ऐड हो जाएगा और उसका हम डिप्रेशन क्लेम करेंगे। अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा हमें। एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें देखिए सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक परचेज, डेप्रिसिएशन है, स्टाफ सैलरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द प्लांट। अब इसने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, इसमें जो सेक्शंस है इसका सेक्शन 31, इसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर इंश्योरेंस पे किया है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पे किया है तो उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर हम कैपिटल नेचर का अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसका हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इस पे हमने इंश्योरेंस पे किया है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा किया, देखिए ये साफ साफ लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा।
म्यूनसिपल टैक्स दे रखे हैं, क्वेश्चन वही है, इसको बस ऐसे ही हम कर लेते हैं। ब्रदर को रेंट पे किया है, ये सेम लग रहा है, तो ये भी सेम आ गया कि इसका भी हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनकम टैक्स पेड किया, वो वेल्थ टैक्स पेड था, इस बार इनकम टैक्स पे आ गया। तो मतलब कि अदर एक्सपेंडिचर जो 10,304 है उसमें से 304 रुपये अदर एक्सपेंडिचर का है, सॉरी इनकम टैक्स पेड का है, जो अदर एक्सपेंडिचर में है ना वो 304 रुपये अदर इनकम टैक्स पेड का है, तो इसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। जो डेप्रिसिएशन है तो वो वाला रिवर्स हो जाएगा, ये वाला डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगा, और एक्चुअल जो डेप्रिसिएशन है, जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है इसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। और मार्केट में जो फेयर रेंट है 152, तो 184 152 का जो भी डिफरेंस है उसका ही हम डिडक्शन ले पाएंगे, मतलब उसका डिडक्शन हम नहीं ले पाएंगे, ओनली जो रियल जो एक्सपेंडिचर है, रियल जो फेयर मार्केट वैल्यू उसी का डिडक्शन हम ले पाएंगे। और आउट ऑफ म्यूनसिपल टैक्स पेड 45,000 गॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट, तो ये भी हमारा पहले से हो गया था। तो इसमें देखिए डेप्रिसिएशन हमने वापस ऐड कर दिया, उसके बाद इनकम टैक्स पेड है वो हमने कम कर दिया, ऑफिस बिल्डिंग है 32,000 वाला जो प्रोविजन था वो हमने रिवर्स कर दिया, मीन्स कि ये फेयर मार्केट वैल्यू वाला। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमने कम कर दिया क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको मिलता नहीं है, म्यूनसिपल टैक्स वाला 15,000 वाला आ जाएगा, और इसमें न्यू आ गया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द प्लांट, तो इसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा पूरा का पूरा। ये जो इंश्योरेंस पेड किया है इसका हमको पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है डिडक्टेबिलिटी ऑफ बोनस एंड कमीशन टू द एम्प्लॉइज। एक्चुअल में अलग से पॉइंट मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो प्लांट मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड है, बट रूल दोनों में सेम अप्लीकेबल हो जाएगा। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद सेक्शन है बोनस एंड कमीशन पेड, अगर एम्प्लॉइज को हमने बोनस पे किया है या कमीशन पे किया है, एम्प्लॉइज को अगर हमने कोई बोनस पे किया है या कमीशन पे किया है, बोनस कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, सेक्शन 36(1)(2). इसमें देखिए फर्स्ट जो रूल है वो है सच बोनस एंड कमीशन शुड नॉट अदरवाइज हैव बीन बी पेबल एज प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अगर कंपनी का प्रॉफिट है या डिविडेंड पे करना चाहती है उसकी एवज में उसने बोनस पे किया है या कमीशन पे किया तो उसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डिडक्शन जो डिविडेंड पे करती है कंपनी उसका हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो फाइनल प्रॉफिट आने के बाद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर कंपनी के पास लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, और उसके अगेंस्ट अगर उसने बोनस या कमीशन पे किया है तो उसका हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और ये जो भी उसने पेमेंट किया है बोनस और कमीशन, ये इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने से पहले ही कर दिया हो, ये भी सेम रूल है जो हमने पहले पढ़ा था। अब इसका देखेंगे क्वेश्चन। ये देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी मेन इनकम ये है सेल्स, कमीशन उसको मिला है, इसका क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक परचेज, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डेप्रिसिएशन है ये रिवर्स हो जाएगा, स्टाफ को सैलरी पे की है कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द प्लांट ये हमने लास्ट में देखा था, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये रिवर्स हो जाएगा, म्यूनसिपल टैक्स पेड है उसमें सेम सिचुएशन होगी, रेंट ऑफिस बिल्डिंग पेड टू हिज ब्रदर ये भी सेम है, कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज। अब देखिए ये जो कमीशन पे किया है एम्प्लॉइज को इसमें क्या नया आएगा, बाकी सब पुराना है। अब इंटायर अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ ₹4,52,252, ये जितना भी कमीशन हमने पे किया है एम्प्लॉइज को, अब इसमें देखिए अलग से कुछ नहीं दे रखा कि ये बोनस से पे मतलब कि प्रॉफिट से पे किया है या डिविडेंड पे किया है, तो इसको हम मान लेंगे नॉर्मल पे किया है, और ये 31 मार्च 13 को ही पे कर दिया, इसका मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दिया है। तो इसमें देखिए कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, इसका इंटायर अमाउंट डिडक्टेबल, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसका पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा इसका, क्योंकि उसने रिटर्न फाइल करने से पहले कर दिया है और अलग से इसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा ये किससे किया है,
प्रॉफिट से किया है या कोई भी डिविडेंड से किया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन सेम चल रहा है, बस हम एक एक पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं उसमें। तो हमारा बोनस एंड कमीशन से रिलेटेड हो गया। अब है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर उसने कोई भी कैपिटल बोरो किया या लोन लिया है, उस पर अगर उसने कोई इंटरेस्ट पे किया है, ये देखिए, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सेक्शन 36(3) है, 36(1)(3). इसमें देखिए, इसमें रूल है, एनी सम पेबल बाय द असेसी, कोई भी असेसी है उसने ऐसा अगर इंटरेस्ट पे किया है लोन पे या कोई बोरो किया कैपिटल, वो किससे किया है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से। और एनी सम पेबल बाय द असेसी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांस फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक से, अगर कोई बैंक से लिया है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, ठीक है, तो उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। बट अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने तक अगर नहीं किया है पेमेंट, तो उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए, इसमें कमीशन, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगा, ये सेम सब। इसमें क्या अलग है? ये देखिए, ये अलग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। उसने जो भी लोन लिया है उस पर उसने इंटरेस्ट पे किया है 1,08,48, और उसमें क्या किया उसने? इंटरेस्ट ऑन, इसमें न्यू पॉइंट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इंक्लूड, मतलब ये जो भी उसने रेंट पे किया है, जो भी सॉरी इंटरेस्ट पे किया है बोरोड कैपिटल पे, उस पे इसमें इंक्लूड है 84,252 फॉर द मनी बोरोड फॉर पर्सनल नीड्स। उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ, मतलब पर्सनल यूज के लिए, जैसे हम पर्सनल लोन लेते हैं ना, वैसे पर्सनल यूज के लिए उसने बोरोड कैपिटल की है इसने, तो उस पर इंटरेस्ट है, तो उसका तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो वो हम रिवर्स कर देंगे। अब ये देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड फॉर पर्सनल नीड्स, तो पर्सनल नीड वाले हैं वो सारे इसमें हट जाएंगे। और इसमें अलग से नहीं दे रखा है कि ये पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, तो हम मान लेंगे ये पेमेंट हुआ है, तो हम बस ये वाला अमाउंट है वो रिवर्स कर देंगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है, बाकी पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड में बस माइनस कितना हो जाएगा? 84,252, 84,252, ये माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा हमें। इसमें कोई डाउट है? नो सर। हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। हमारा लास्ट पार्ट है सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन, मतलब ऐसे डिडक्शन जो सेक्शन 30 to 36 तक नहीं दे रखे हैं, अलग से नहीं है, तो वो फिर जनरल डिडक्शन में आ जाएंगे। अब जनरल डिडक्शन में देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें देखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 इज अवेलेबल in respect of expenses which should not otherwise be deductible under section 36, 30 to 36, मतलब 30 to 36 तक जितने भी सेक्शन है उसमें जो भी डिडक्शन नहीं आएगा, मतलब उसमें अगर नहीं आ पाया डिडक्शन, तो इसका डिडक्शन मिल जाएगा हमें 37(1) में डिडक्शन मिल जाएगा। बट उसमें देखिए कुछ कंडीशंस है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, मीन्स कि कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, कि कैपिटल नेचर का होगा तो वो फिक्स एसेट में चला जाएगा, मतलब कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में इसका एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, शुड हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में इसका एक्सपेंडिचर हो जाए तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस के लिए हो, पर्पज ऑफ बिजनेस, पर्सनल यूज के लिए नहीं हो,
ये कुछ बेसिक कंडीशन है उसकी। पर्पज ऑफ बिजनेस मीन्स की पर्सनल यूज के लिए नहीं हो। अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें देखिए डैमेज पेड इन कनेक्शन विद इनफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, मतलब कि उसने लॉ का इन्फ्रिंजमेंट किया है, लॉ को तोड़ा है, उसके अगेंस्ट उसने कुछ डैमेज पे किया है 50,000, 50,000 का पेमेंट किया है क्योंकि उसने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ किया है, तो इसका डिडक्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ है इसका, और बाकी सेम क्वेश्चन है। ये जो डैमेज जो पे किए ये देखिए ऐड हो गया है, डैमेज पेड इन कनेक्शन विद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, ये 50,000 का रिवर्स हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। बाकी के डिडक्शंस हम कल देखेंगे। अभी हमने डेप्रिसिएशन का हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसके बाद पेमेंट टू रिलेटेड पर्सनस का देखा आज, फिर रिपेयर बिल्डिंग का देखा है, और ये प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे देखा है। रिपेयर बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे सेम जैसा रूल है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। बोनस और कमीशन से रिलेटेड देखा है, वो अपने प्रॉफिट से नहीं देना चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का देखा है, और जनरल डिडक्शन से देखा है। जनरल डिडक्शन मतलब बिजनेस पर्पज के लिए अगर कोई हुआ है तो उसका हमने डिडक्शन मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। चलिए फिर एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक गुड यू नाइट। सर।